हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। ऐसा है कि मतलब एक मिनट। हाँ, ओके। देखो, अब हमारे एग्ज़ाम्स बहुत पास में आ गए हैं। नवंबर में है वो बोर्ड्स। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है, कोई ट्रिक नहीं है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो पढ़ाई कर लो। यूट्यूब पर ये सर्च मत करो कि अगस्त तक पढ़ाई नहीं की तो अब कैसे करें। कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई वैसे ही करनी है जैसे स्टार्टिंग से की है, बस थोड़ी और स्पीड बढ़ा देनी है। पर मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जितना याद किए, मतलब जितने चैप्टर्स कंप्लीट किए उन सब का रिवीजन कर लिया है, जो हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं। और हमारे बहुत कम चैप्टर बचे हैं अब। ठीक है, तो अब अपन एक एक चैप्टर नहीं लेंगे सब्जेक्ट का, अपन अब एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब बारी आ गई है साइंस की। ठीक है, तो अब अपन साइंस जो है उसका टर्म 1 का जो कोर्स है वो अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब एक बार सारा कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। देखो, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, जिसके अंदर चैप्टर 1 to 3 यानी कि एसिड मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये तीनों हमारे कंप्लीट हैं और रिवीजन भी हो चुका है। तो ये आ रहे हैं 16 मार्क्स के, मतलब मेजॉरिटी जो मार्क्स का है वो हमारे कंप्लीट है एकदम। फिर नंबर 2 वर्ड ऑफ लिविंग यानी कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइफ प्रोसेस कंप्लीट है। और फिर 3 जो कि है नेचर ऑफ फिनोमिना, चैप्टर 10 एंड 11। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। तो चैप्टर 10 है लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से अच्छा है कि अपन उससे पहले ह्यूमन आई पढ़ लें, ताकि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हमारा सिलेबस है, फिर ये 2 चैप्टर बचे, फिर हमारा साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जिन लोगों को नहीं पता कि हमारा रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, उनको मैं बता देता हूँ कि हमने सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लिया है, जो टर्म 1 में आ रहे हैं और जो हमने काम कर लिया है। अब अगर कुछ बचा है तो वो है ये 2 चैप्टर। तो चलो इनको भी ख़त्म कर देते हैं। You have studied in the previous chapter about reflection of light by lenses. You also studied the nature, position, and relative size of images formed by lenses. How can these ideas help us in the study of the human eye? The human eye uses light. हम इधर उल्टा कर रहे हैं, हम ह्यूमन आई से रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lens in its structure. किसी को पता है कि ह्यूमन आई आखिर देखती कैसे है, आखिर उसको चीज़ें विजिबल कैसे होती हैं? And enables us to see objects around us. It has a lens in its structure. What is the function of the lens in the human eye? How do the lens used in spectacles correct deflects of vision? Let us consider these questions in this chapter. आखिर ह्यूमन आई देखती कैसे? आखिर ह्यूमन आई काम कैसे करती है? आखिर ह्यूमन आई कमज़ोर कैसे हो जाती है? अगर दूर की नज़र कमज़ोर है या पास की नज़र कमज़ोर है, इसका कैसे पता चलता है? और चश्मे पहन लेने के बाद हमको सब कुछ क्लियर कैसे दिखता है? इन सबको हम लोग इस क्वेश्चन में, मतलब आंसर में देखेंगे। We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in the nature. We shall also discuss about the rainbow.
फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई ब्लू क्यों है ये तो पता ही होगा यार, बच्चे नहीं हो। और तो और फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो ये भी पता होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट ये भी पता होगा, पर इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन और ये क्यों होता है और कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, वो सब जानने के लिए वीडियो कंटिन्यू रखें। सो अब आ गया पूरे चैप्टर का मेन पार्ट जो कि है द ह्यूमन आई। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. On closing the eyes, जब हम आंखें बंद करते हैं तब हम कुछ we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make by touch. पर ये इम्पॉसिबल हो जाता उनके कलर्स को पहचानना। थस सारे सेंस ऑर्गन या फिर द ह्यूमन कलर्स, आई इज ह्यूमन कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, तो हम ये सारा पॉसिबल होता ही नहीं अगर आई नहीं होती तो। द ह्यूमन आइज इज लाइक अ कैमरा, उसके लेंस है, सिस्टम फॉर्म्स है, एक इमेज फॉर्म करती है जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, तो रेटिना क्या है? एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। मतलब रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन प्रेजेंट इन द आई light enters the eye through a thin membrane called the cornea. कॉर्निया, इन इस पूरे पैराग्राफ को मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It forms the transparent blotch on the front surface of the eyeball, as shown in the figure 11.1. The eyeball is approximately spherical in the shape. The eyeball with a diameter of about 2.3 centimeter. Most of the refraction of the eye rays entering the eye occurs at the outer surface. ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो आउटर सरफेस में होता है, जो कि है कॉर्निया। The crystalline lens merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus. ठीक है ना, फोकस करने के लिए। Object at different lenses retina, we find a structure called iris. Iris का नाम शायद आपको याद नहीं होगा, ये कॉर्निया के पीछे होता है। Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. The pupil regulates and controls the amount of light. So ये रहा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो बुक में इसके डबल स्टार बना लो, क्योंकि शायद इससे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये चैप्टर का बेसिक है, साथ ही साथ ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। तो ये देखो, यहाँ से जो नर्व्स आती है ना, उनको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, और ये जो लेयर है ना, ये है रेटिना। और ये जो साइड में ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये है हमारी सिलेनरी मसल्स। और ये जो इतना सारा जो ये पार्ट है, ये है वर्टिब्रस ह्यूमर। ठीक है, अब आ जाता है मेन एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़, तो वो क्या है, ये क्या है, ये ना, तो ये है क्रिस्टलाइन, ये है क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वेशियस ह्यूमर, ये वाला प्यूपिल, ये आइरिस और ये कॉर्निया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, एंटरिंग द आई लेंस जो है ना, वो एक इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म करती है, और रियल इमेज से जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, फिर उसको इन्वर्ट करके एकदम ओरिजिनल इमेज हमको दिखाता है। द रेटिना जो है ना, वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके पास एक इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स है। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो, इट्स अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स। द लाइट सेंसिटिव सेल जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब इल्यूमिनेशन या फिर
जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये जो सिग्नल्स है वो स्पेंड होते हैं ब्रेन में वाया ऑप्टिक नर्व्स। जो ब्रेन है ना वो इंटरप्रेट करता है ये सिग्नल्स को, एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो डैट वी प्रेसिपिटेट ऑब्जेक्ट एज दे आर। मतलब जैसे हमारी आंखें कुछ देख रही है तो वो ऐसे नहीं देख रही है, वो इमेज पहले हमारी आंखों ने देखा, इनवर्ट गई, फिर वो ब्रेन में गई, फिर ब्रेन ने फिर से आंखों को दी, तब जाके अपन उस इमेज को देख पा रहे हैं विद इन, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं, एकदम कम टाइम के अंदर। डैमेज टू और malfunction of any part of the visual system can lead to the significant loss of visual functioning. For example, if any part of the structures involved in the transmission of light, like the cornea, pupil, eye lens, या फिर एक्वेशियस ह्यूमर या फिर वर्चुअस ह्यूमर, यही पहले ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। और दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जेशन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या फिर वो जैसे कि रेटिना है या फिर ऑप्टिक नर्व्स हैं, दे ट्रांसमिट दिस इम्पल्सेस टू द ब्रेन, तो वो डैमेज हो जाते हैं, तो रिजल्ट होता है विजुअल इम्पेशेंट। यू विल हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो मतलब आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ था जब आप बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, एक एकदम डार्क रूम में जाते हो, मतलब लो लाइट में जाते हो, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसका एक्सपीरियंस करने के लिए अपने छत पे जाओ, थोड़ी देर धूप में खड़े रहो, और फिर रूम में जाओ और वहाँ पे डीम लाइट ही रहना, तो डीम लाइट में देखना आपको बिल्कुल एकदम अंधेरा हो वैसा लगेगा, फिर धीरे 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 थोड़ी देर बाद आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है ना। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, अब अपन ये देखेंगे कि आखिर एकोमोडेशन की पावर है क्या। तो ऐसा है कि द आई लेंस, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसमें अगर एक भी पार्ट अगर स्किप किया तो ये बिल्कुल कभी समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। द आई लेंस जो है वो कंपोस्ट होती है, आई लेंस के अंदर फाइबेरियस होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और वो बहुत सारी जेली लाइक मटेरियल भी होता है, और कर्वेचर कैन बी फॉर्म, यानी कि कर्व का जो स्ट्रक्चर है वो भी फॉर्म हो सकता है टू मॉडिफाई सम एक्सटेंड बाय द स्लाइरी मसल्स जो साइड में होती है वो, ठीक है। द चेंज इन द कर्वेचर, यानी कि कर्व मतलब जो उसका है ना कर्व सर्कुलर हो, ठीक है, of the eye lens and can thus change its focal length when the muscles are relaxed। बहुत मेन लाइन चल रही है अभी। जब ये मसल्स रिलैक्स होती है तो जो लेंस है वो थिन हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में हेल्प करती है, ठीक है। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, तो वो जो सैलरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि एकदम सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। सिकुड़ जाने की वजह से वो मोटे हो जाते हैं और उसकी वजह से कर्वेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम पास की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो। मतलब कि अगर जो मसल्स है वो थिन होगी, यानी कि अगर पतली होगी तो अपन दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे, और अगर मोटी होगी तो अपन पास के ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। ये बहुत मेन लाइन है, चाहो तो इसको 5-6 बार अंडरलाइन कर लो। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एक्सर्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मतलब कि आई की वो एबिलिटी जिससे कि वो उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, उसको अपन कहते हैं एकोमोडेशन। मतलब कि एकोमोडेशन एक टर्म है इस पूरी लाइन के लिए। हाउएवर जो फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। मतलब उसकी भी एक लिमिट है,
वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सटेंड नहीं हो सकती। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज. You may see the image being blurred or feel strain in the eyes. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at 25 cm from the eyes. The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distant of the distinct vision. It is called the near point of the eye. फॉर अ यंग एडल्ट तो इसको अपन नियर पॉइंट कहते हैं. जैसे कि मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख पा रहे हो तो वो आपका नियर पॉइंट है. 20 तक देख पा रहे हो तो वो नियर पॉइंट है. और 5 तक देख पा रहे हो इसका मतलब है कि आपके चश्मे के नंबर आ गए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर फिर भी वो आपका नियर पॉइंट है. द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई. तो आपको क्या लगता है कि आँख कहाँ तक देख सकती है? इन्फिनाइट. यस, इन्फिनाइट. कोई मतलब आई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक ही देख सकती है. आसमान में स्टार्स देखे ना, कितने दूर तक है वो, फिर भी आई उनको देख सकती है. सो आई का फारेस्ट विज़न इम्पॉसिबल मतलब इन्फिनाइट है. इसलिए प्लीज़ आइज़ को ख़राब मत करो और मतलब देखो मतलब ज़्यादा मत देखो. जहाँ पर लिमिट है मोबाइल्स का, गेमिंग्स का, उनका यूज़ करो, पर ज़्यादा मत करो. देखो आइज़ ख़राब हो जाती है. अब बहुत बार क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ना, वो ओल्ड एज में मिल्की हो जाता है या फिर क्लाउडी हो जाता है. इस कंडीशन को अपन कहते हैं कैटरैक्ट. This causes parallel or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. सो कभी अपने आप को इमेजिन किया है कि 2 आँखें क्यों हमारे पास? एक आँखें होती तो काफ़ी होता. तो ऐसा है कि आपको अगर मैं बोलूँ कि जो डियर है यानी कि जो हिरन है, उसकी आँख और शेर की आँख में फ़र्क क्या है? तो ऐसा है कि हिरन की जो आँख होती है ना, उसके दोनों साइड में होती है. मतलब ये लेफ़्ट की साइड, एक राइट की साइड. बट ताकि वो क्या है ना कि वो जो है वो एक शिकार है, उसको हमेशा उसके शिकारियों से बचना रहना पड़ता है. इसलिए उसको जितना ज़्यादा विज़न मिलेगा उसके लिए बेटर रहेगा. तो उससे वो 180 डिग्री तक देख सकता है. पर वहीं जो लायन है उसमें क्या होता है कि उसकी आंखें एकदम सामने होती हैं. तो उससे क्या होता है कि उसको जो उसका प्रिय है यानी कि उसका जो शिकार है वो उसको क्लियरली दिख जाता है. लेकिन पर ना तो हम लोग लेकिन हम तो ना तो यहाँ नो हम तो कुछ भी नहीं है. मतलब हिरन भी नहीं, शेर भी नहीं, तो क्या? तो ऐसा है कि अगर अपन अपने एक आंख बंद कर देंगे, ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न. और दूसरी आंख अगर अपन एक आंख अपनी बंद कर लेंगे और एक आंख से ही दिखेंगे तो अपन को सारी चीज़ें 2D में दिखेंगे. अगर 2D ड्राइंग बनानी हो इसीलिए लोग एक आंख बंद कर देते हैं. देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट को कि जब वो ड्राइंग बनाते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं. वो किस लिए? क्योंकि जब उनको कोई 2D इमेज बनानी होती है तो एक आंख से अगर देखेंगे तो वो 2D दिखेगी. तो ऐसा है कि अगर हमारी एक आंख होती तो हमको सारे ऑब्जेक्ट्स 2D दिखते हैं, ना कि 3D. सो ये है मेन रीज़न. सो ये है डिफ्लेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. ये पार्ट अपन कल पढ़ेंगे. आज का पार्ट ये ख़त्म हो चुका है. कल फिर मिलेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ यार व्यूज़ बढ़ाओ, क्योंकि क्या है कि सब्सक्राइबर्स तो हैं 171 और वॉच आवर है हमारे 67. तो यार मेरी कंडीशन पे तो है ना मुझे रोना आता है. यस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.